अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली फ्रॉम MK प्रिपरेशंस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 10 की मैथमेटिक्स और उसका चैप्टर नंबर 3 दैट इज अबाउट वेरिएशंस। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिवाइज करेंगे लाइक रेशियो, प्रोपोर्शंस और वेरिएशंस, जिन्हें हम डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशंस के तौर पर, वेरिएशंस के तौर पर पहले पढ़ चुके हैं। एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी दैट इज अबाउट थर्ड, फोर्थ, मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये सीखेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनके नाम आप लोगों के लिए नए होंगे। इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिवाइडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ये सारी प्रॉपर्टीज के नाम हैं। अब हमने तैयारी करनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो टर्म्स हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ज्यादा फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के। तो इसलिए ये चैप्टर आप लोगों की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज्वाइंट वेरिएशन एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फिर के मेथड क्या होता है और कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम। एक आसान सा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन जो है उसका कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट वेरिएशन ये होता है कि एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज हैं, दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम हैं, और या दोनों जो क्वांटिटीज है वो सेम टाइप में है, और एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। लाइक अगर आप वजन बढ़ाते हैं तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ रही है, तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। इसके मुकाबले में इनवर्स वेरिएशन वो होती है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम होती है। लाइक अगर आप प्रेशर कम रखेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, और वेट में और लेंथ में जो स्प्रिंग की लेंथ है उसका जो रिलेशन है, जो आपस में ताल्लुक है, वो हमारे पास डायरेक्ट है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आगे चलते हैं। ये थ्योरी है छोटे बच्चों के लिए, चले अच्छी है, लेकिन आप लोग इसको इग्नोर करें। हम नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेक्टली रेशियो के कॉन्सेप्ट पे। रेशियो क्या है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज जो एक ही जैसी हो और आप उनको सेम यूनिट में मेजर करेंगे तो उसके लिए हम रेशियो की टर्म यूज करते हैं। लाइक हमने 3 और 12 में रेशियो निकालनी है, तो हम इनको सिंपल करके लिख लेंगे। 3 और 12 में क्या रेशियो है, दोनों को 3 से डिवाइड अगर हम कर दें तो 1:4 इसका हमारे पास राइट आंसर आ जाता है। इसी तरह 6A और 18B, अब हमने इसको देखना है कि क्या हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। 6A है, 18B है, दोनों 6 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये हमारे पास A:3B है। इसी तरह 3, 12, 1, 4, ये इसका सोल्यूशन है 1, 4, और ये A:3B इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज है कि ये पैसे हैं और आपने 3 लोगों में डिवाइड करने और बराबर नहीं करने, उनमें जो रेशो है वो 2:5:6 है। तो पहले आपने देख लेना है कि टोटल शेयर्स कितने हैं। टोटल जो इन तीनों के शेयर्स बनते हैं वो तीनों का शेयर हम जमा कर लेते हैं, 2 + 5 + 6, तो टोटल 13 शेयर्स बनते हैं। तो पहले का ऐसा 2/13 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, दूसरे का 5/13 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, और तीसरे का 6/13 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। अब यहाँ में हमारे पास ये एक बात है कि रेशियो इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हम फर्दर कोई कॉमन फैक्टर बचे ना। जिस तरह 6A:18B ठीक था, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाएंगे तो उसकी सिंपल रेशियो बन जाएगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का। अगर आप 2 से ज्यादा, 3 या 4 चीजों को मिला रहे हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में कहें अगर आप कम से कम 2 रेशियोज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। लाइक एक रेशियो है A:B और आपने इसको कंपेयर करना है C:D के साथ, तो हम इनका आपस में प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो प्रोपोर्शन को लिखने का तरीकेकार क्या होता है कि हम कहते हैं कि 1 रेशियो इज इक्वल टू अदर रेशियो। और इसका एक और तरीका होता है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप इनके जो क्रॉस प्रोडक्ट्स होती है वो इक्वल होती हैं, यानी कि A:D इज इक्वल टू B:C। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम इसे देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन है, यानी कि ये असल में है 3:4 और प्रोपोर्शन है 6:8। तो अगर हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो ये आपस में क्या होगी, ये इक्वल होगी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोपोर्शन आर इक्वल। ये बात एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे उस तरीके से याद कर लें कि ये आना है। दो और टर्म्स है हमारे पास
किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हमारे पास 4 वैल्यूज हो तो जो दरमियान की 2 वैल्यूज है हमारे पास वो मीन्स कहलाती हैं, तो इसमें 4 और 6 मीन्स है, और जो बाहर की है उन्हें हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो ये हमारे पास मीन्स का, एक्सट्रीम्स का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे पास उसके क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। टोटल 4 कॉन्सेप्ट इतने हिस्से में आ गए। अच्छा, इसके बाद है प्रोपोर्शन इज अ कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ पार्ट टू द क्वांटिटी ऑफ अ होल। ये हमने कंपैरिजन करना होता है एक पार्ट का एक कंप्लीट के साथ। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यहां पे हमने ये प्रोपोर्शन है 4 वैल्यूज में, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो असल में ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू रेशियो सेकंड वैल्यू, थर्ड रेशियो वैल्यू रेशियो फोर्थ वैल्यू, और इनके दरमियान यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे 1 को 4 के साथ एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम इनको पहले इस तरह लिख लेते हैं, उसका तरीकेकार ये 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4, और फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉसिबल तरीका हो सकता है। तो यहां पर इन्होंने इसको पहले अलजेब्रा के फैक्टर्स बनाए हैं, फिर जो खत्म हो सकते थे उनको कैंसिल किया है आपस में, ये दोनों साइडों पर सेम है, इसको दोनों साइडों पर कैंसिल कर दिया है। तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एंड x इज इक्वल टू ए प्लस बी। इतने इसे में अलजेब्रा किया गया है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स साइंस इन्वॉल्व नहीं की गई। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है वेरिएशन का। अगर हमने देखना हो कि हमारे पास कोई वेरिएबल क्वांटिटीज हो, कांस्टेंट क्वांटिटीज जो होती हैं ना, उनका हमें पता होता है कि 2 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 3 है, लेकिन x और y की वैल्यूज क्या है, ये हमेशा सेम नहीं होती, ये बढ़ती और कम होती रहती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज कांस्टेंट होंगी और कुछ होंगी वेरिएबल। जो वेरिएबल वैल्यूज होती हैं इनके आपस में रिलेशन होते हैं जिन्हें हम वेरिएशंस का नाम देते हैं। तो चेंज ऑफ वेरिएबल पैरामीटर्स इज कॉल्ड वेरिएशन। अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसको हम वेरिएशन का नाम देते हैं, और ये वेरिएशंस दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनवर्स। डायरेक्ट वेरिएशन वो होती है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े और एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, तो उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। और लिखते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखना कि x का y के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और अगर हमने इसकी जगह इक्वल का साइन लगाना हो तो हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर लेंगे, दैट इज k, x इज इक्वल टू ky। और अगर हमने k मालूम करना हो, k इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। तो ये हमारे पास पॉसिबल तरीके हैं इनको लिखने के, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा, ये हमने x का रिलेशन निकाला y के साथ, y का x के साथ निकाले बाद ये तकरीबन सेम ही पॉइंट पे आके गिरती है। तो k को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट रिलेशन कहेंगे, और इसको हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है कि y वेरीज डायरेक्टली विद x, y और x में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। y की क्वांटिटी है 27, x की है 3। तो आप देख लें कि y इज इक्वल टू kx है, y की वैल्यू आपके पास है 27, x की है 3, तो k की आपके पास वैल्यू आएगी 9, क्योंकि 3 को इधर लाके डिवाइड करेंगे 9 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट करें एक इक्वेशन को जो x और y को लिंक करे। तो ये वो इक्वेशन बन गई। और y की वैल्यू फाइंड करें अगर x 11 है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x क्या है, 11 है। तो k की वैल्यू अभी आपने निकाली 9 और x की निकाल ली है उन्होंने बताई 11, तो y का आंसर क्या आएगा, 99। सो 99 ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से हम चीजों को कंपेयर करके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है, इसमें x और y का रिलेशन बताया गया। हम यहां से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू kx है, ठीक है। हमें y की वैल्यू पता है 6 है, k की 4 है, तो इसको इधर लिखेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 4, ये k की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हमने इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करते जाना और सब मालूम करते जाना है। तो एक दफा k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो उसके बाद ये फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू kx है, आपको x दिया गया है, y मालूम करें। तो y इज इक्वल टू k है 3 डिवाइडेड बाय 2 और x आ रहा है 5, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 जो है हमारे पास नेक्स्ट राइट आंसर आ रहा है, जिसे आप 7.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7.5 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट और डायरेक्ट वेरिएशन को चेक कर सकते हैं। आसान चैप्टर है तो आपको जरा मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है इनवर्स वेरिएशन, जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो। तो अगर हमने कहना हो कि y
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। और जब इसका कांस्टेंट लगाएंगे तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x। और अगर हमने k की वैल्यू निकालनी होगी तो x y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर x का y के साथ रिलेशन इनवर्स है, x की क्वांटिटी भी आपको बता रहे हैं, y की क्वांटिटी भी बता रहे हैं, तो पहले आप k मालूम कर ले और फिर नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि y फाइंड आउट करें अगर x की वैल्यू हम नहीं लेकर आ रहे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है कि रिलेशन इनवर्स है, तो y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x। ठीक है, y की क्वांटिटी 12 है, x की 3 है, तो ये आपके पास k आ गया 36, क्योंकि 3 को आपने 12 के साथ लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि y फाइंड आउट करें जब x है 6 के बराबर, तो आपने y फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू 36 है, x की 6 दे रहे हैं, तो y का आंसर आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास इस तरीके से आप इसको लेकर चल सकते हैं। तो जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो और एक के कम होने से दूसरी बढ़े तो उसको इनवर्स वेरिएशन का हम नाम देते हैं। तो अब सबसे पहले इसी सिंपल का क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया है कि प्रेशर ऑन द क्वांटिटी ऑफ गैस इन अ कंटेनर वेरीज इनवर्सली टू वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। और अगर हम इसे कांस्टेंट के साथ लिखेंगे P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V। तो जब प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा तो वॉल्यूम होगा 25 मीटर क्यूब। प्रेशर 10 होगा तो वॉल्यूम होगा 25, तो इससे K की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 250। 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अगर वॉल्यूम 20 हो तो प्रेशर बताएं। अब हमने प्रेशर मालूम करना है, तो हम K डिवाइडेड बाय V है ना, तो 250 से डिवाइड कर देते हैं 20 को और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी एक्चुअली 12.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है एक्सरसाइज 3.1 में, बताएं कौन सी रेशियो बड़ी है, 5:7 बड़ी है या 155:208 है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये करना है कि अगर आपने देखना है कि 5:7 बड़ी है कि नहीं, तो आप 5 को डिवाइड कर लें 7 से। और अगर आपने दूसरी को देखना है कि ये किस तरह की रेशियो है, तो आप 151 को डिवाइड कर लें 208 से। जब आप इनको डिवाइड करेंगे आपके पास डेसिमल्स में आंसर आएंगे, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो रेशियो डेफिनेटली बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड। गोल्ड और सिल्वर को मिक्स किया गया है 7:4 की रेशियो में। तो अगर 36 ग्राम सिल्वर यूज किया गया है तो गोल्ड बताएं। तो हम कहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर, अब तरतीब आपने देख लेनी है, गोल्ड का जिक्र पहले हुआ, सिल्वर का बाद का। तो गोल्ड और सिल्वर में पहले की रेशियो 7:4। अब सिल्वर हमें पता है 36, गोल्ड हमने मालूम करना है, तो गोल्ड मालूम करना है और सिल्वर हमें दिया गया है। सारी की सारी आपकी जहानत यहीं पे यूज हो जानी है। इससे आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये है गोल्ड, ये है सिल्वर, ये है गोल्ड, ये है सिल्वर, यानी कि आपने गोल्ड के बाद सिल्वर रखा तो इधर भी गोल्ड के बाद ही सिल्वर रखना है। तो ये इनके दरमियान आपने तनासुब निकाल लेना है। अब 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 36। 36 को आप उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 4 9s are 36, 9 7s are 63। तो अगर आप सिल्वर 36 ग्राम यूज करें तो गोल्ड आप 63 ग्राम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट है 40,000, 3 लोगों में डिवाइड करना है और 5, 8 और 12 की रेशियो में। तो पहले हिस्से देख लें कितने निकलते हैं, 5, 8 और 12, ये बनते हैं 25 टोटल शेयर। तो पहले का शेयर है 5 आउट ऑफ 25 मल्टीप्लाई 40,000। दूसरे का है 8 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 40,000। तीसरे का 12 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 40,000। तो ये भी उसी तरीके से सॉल्व हो जाना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये रेशियोज दी गई है, 11 रेशियो x माइनस 1 इज इक्वल टू 22 रेशियो 27। तो 11 रेशियो x माइनस 1, 22 रेशियो 27। एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स को आपस में कर दें, तो 22 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 से और 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 27 से। और यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, आसान तरीन अलजेब्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन है x स्क्वायर और y में। अच्छा, आप रिलेशन आ रहा है x स्क्वायर और y में, यानी कि x और y नहीं, x स्क्वायर और y। तो अगर आपको x और y की वैल्यूज दी गई हो तो फाइंड आउट फर्दर करें। अच्छा, पहली बात तो y
और एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट वेरिएशन है। तो y अगर आपके पास है 49 और x की वैल्यू है 7, तो आपने इसका स्क्वायर ही लेना ना, ये स्क्वायर है। तो 49 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 49, तो 49 से डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आपके पास k की वैल्यू 1 आ गई है, अब आप ये मालूम करते जाए। तो y मालूम करें जब x इज इक्वल टू 9 है, y इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 81, आंसर आ जाएगा 81। सेकंड है x की वैल्यू फाइंड आउट करें जब y 100 हो। अच्छा, ये y इज इक्वल टू के एक्स कह रहे हैं ना, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब आपके पास y की वैल्यू है 100, k की वैल्यू 1 है, वो इग्नोर कर दे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखे, दोनों तरफ ले ले स्क्वायर रूट, और x का आंसर आपके पास आ जाएगा 10। तो ये भी एक मिस्टेक है जो आप पॉसिबल ही कर सकते हो। अब वही y इज इक्वल टू के एक्स में अगर फंसे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो चेक कर लेना है कि रिलेशन y और x स्क्वायर में है। नेक्स्ट है देयर इज एन इनवर्स बिटवीन x एंड y, ये भी आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p क्यूब, तो आप लिखेंगे r इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय p क्यूब। नेक्स्ट p और r की वैल्यूज दी है, आप उनसे k के निकालें। जब आपको k की वैल्यू मिल जाए तो k और p की वैल्यू यूज करके r मालूम कर लें, k और r की पुट करके p मालूम कर लें। ये बाकी के सारे क्वेश्चन उस वे में हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है थर्ड फोर्थ मीन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। ये असल में क्या है, थर्ड मीन क्या है, फोर्थ मीन क्या है, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है। कहते हैं थ्री क्वांटिटीज, अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज हो हम उनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे इफ द रेशियो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म आर इक्वल टू रेशियो सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। यानी कि आपके पास तीन वैल्यूज हैं ए बी सी, आपने इनमें कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है, तो वो तब होगा जब पहली और दूसरी का पहली टर्म और दूसरी टर्म की रेशियो बराबर होगी दूसरी और तीसरी के, तो आप यहां से इसे निकाल लेंगे। तो ये एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मीन्स को आपस में करें, बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी, तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सी है इसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 4, 6 एंड 9, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। अच्छा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, यानी कि 4, 6 और 9 में निकालना है, तो जो एक्सट्रीम्स और मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो दोनों साइड्स पे बराबर होना चाहिए। 2, 4 और 6 जो है, क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, आप लिख लें 2, 4, 4, 6। 6 मल्टीप्लाई 2 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है, 12 इज नॉट इक्वल टू 16, तो इनका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं बनता। तो पेपर में इस लिहाज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनता भी है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 15। मीन मालूम करना है आपने, तो मीन दरमियान वाली दोनों वैल्यूज को मिला के कहते हैं। तो 5 और 15 यानी कि 5 रेशियो x इज इक्वल टू x रेशियो 15, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 15। तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 75, और 75 का आप वो मालूम कर लें, तो वो आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3, यानी कि ये तो सिंपल मैथ है, आप लोग कर ही लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करें। देखिए, मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आपने अपने ज़हन में रखना है कि फॉर एग्जांपल ये दो क्वांटिटीज हैं, तो मेन के लिए तो दरमियान में x होने चाहिए थे, थर्ड के लिए वो एंड पे आएगा, तो उसके लिए आप लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। तो मेन में आपके पास आ जाता है ए बी सी रेशियो x। तो अब आप एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इनको आपस में कर लें, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपने इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करें, 1, 2, 3, चौथी क्वांटिटी मालूम करनी है। तो ये तो सिंपल है, मीन प्रोपोर्शनल के लिए दरमियान की दो वैल्यूज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए लास्ट वाली वैल्यू, और फोर्थ के लिए आपके पास तीन अलग अलग क्वांटिटीज दी गई होंगी, फोर्थ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो अब आप यहाँ पे फोर्थ एक्स ले लें, तो ये इन दोनों को आपने इकट्ठे ले लेना है, इनकी रेशियो और इन दोनों की एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ और इनको आपस में। अब इससे आगे सिंपली अलजेब्रा है कि आप इनको सॉल्व करके देख लें, ए क्यू माइनस बी क्यूब है ना, तो आप इसे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं,
और प्रॉपर्टीज का आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बस देखकर बता दें। सोल्यूशन इनका आपसे एमसीक्यूज वाले पेपर में तो नहीं करवाया जाएगा। तो है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कहें कि a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, तो उसमें क्या है कि अगर आप दो मीन प्रोपोर्शंस हैं उनको आपस में इंटरचेंज भी कर दें, दरमियान वालों को आपस में इंटरचेंज कर दें, फिर भी वो बराबर ही रहें, तो इसको अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, ये आपके पास ओरिजिनल प्रोपोर्शन है। आप मीन वालों को इंटरचेंज कर लेते हैं, b की जगह c और c की जगह b ले आते हैं, तो अगर ये फिर भी बराबर रहे तो इसको अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उसके लिए आपको करके देखना पड़ता है। लाइक इसमें हमने चेक करना है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है कि नहीं है। देखें, पहले है 3:5, 6:10। आप इनको चेंज करके देख लो। आप कर लो 3:6, 5:10। अब चेक कैसे होगा? एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें 30, मीन्स को मल्टीप्लाई करें 30, यहां भी एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करें 30, मीन्स को मल्टीप्लाई करें 30, ये तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। दूसरा है इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी में हम इन्वर्ट करते हैं कि अगर आपके पास है a रेशियो b दैट इज प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d, तो आप इनको उलट कर दें, b रेशियो e इज प्रोपोर्शनल टू d रेशियो c, यानी कि आपने a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d को कर देना है b डिवाइडेड बाय e a d डिवाइडेड बाय c। इसको भी उलट कर दिया, इसको भी उलट कर दिया, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इन्वर्टेंडो। नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में होता है किसी चीज को कंपाउंड कर लेना, किसी में कुछ ऐड कर लेना। तो अगर आपके पास है a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d, तो आप a प्लस b इधर कर ले, इधर c प्लस d कर ले, तो ये दोनों साइडों पर आपके पास सेम टू सेम रहेगा, तो इसको कहते हैं कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंडो में आप कुछ जमा करें, डिवाइडेंडो में आप माइनस करेंगे, तो a माइनस b डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c माइनस d डिवाइडेड बाय d, तो इसको डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। ऊपर जमा कर ले, नीचे माइनस कर ले, तो उसको हम कहते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। क्या आपने कंपाउंड भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। पेपर में आपसे प्रूव वो नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये आपके पास एक रेशियो है, प्रूव करेंगे 2a प्लस 3b रेशियो b इज इक्वल टू 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय रेशियो d। तो आप ओरिजिनल को भी जेन में रखें, इसको भी जेन में रखें। अब ये बनाने के लिए आपने करना क्या है, पहले तो मैं इसको इसकी तरह लिखता हूं, तो ये असल में है 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय b, जो भी बदला है ऊपर बदला है, इट इज इक्वल टू 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय d। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है दोनों साइडों पर, ओरिजिनल में भी और जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें भी। तो अब आपने करना क्या है, अब ये बनाने के लिए आपने पहले दोनों साइडों पे 2 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करना है, ओरिजिनल में आपके पास ये आ जाएगा। जब आपके पास ये आ जाएगा तो जो नीचे वाली वैल्यू है उसको जमा कर लें, 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 3b, 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 3d। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी, जमा करने वाली प्रॉपर्टी, दैट इज नॉन एज कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। अब दोनों साइडों पर 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी 3 खत्म हो जाएगा, इसका भी 3, तो आपके पास ये वाली रेशियो या प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रूव करना। नेक्स्ट भी ये सारा प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज प्रूव कर करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल इसको आपने प्रूव करना है, तो ये ओरिजिन रेशियो है 3:4 लाने के लिए पहले आप ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपने डायरेक्टली प्रूव करना है प्रूव। तो उसके लिए आपके पास ये जो वैल्यू है इसमें नीचे वाली वैल्यू जमा भी कर दें, माइनस भी कर दें, जमा भी कर दें, माइनस भी। तो आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी पर काम कर रहे हैं, तो आपके पास ओरिजिनल जो रेशियो है वो एज इट इज आ जाएगी। तो इसे कहते हैं कि प्रॉपर्टीज को प्रूव करना। लेकिन एमसीक्यूज में आपसे प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं करवाई जाएंगी, तो इस पे हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करेंगे कि 4:12 और प्रोपोर्शन 36 है। अब यहां पर आप देखें कि जब आप कंटिन्यू करते हैं तो आप जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको डबल करके लिखते हैं। तो 4:12 प्रोपोर्शन 12 और आगे रेशियो 36। तो आप इसे लिखेंगे 4, 12 और 36 को 4:12 और प्रोपोर्शन लगा दें 12:36। तो ये आपके पास क्या बन गया, कंटिन्यूड। और कंटिन्यूड को चेक करने के लिए मल्टीप्लाई करके देख लें, दोनों साइडों पे 144 आएगा, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है? 3, 12 और 39। तो लिखेंगे 3, 12, 12, 39। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 117
इनको मल्टीप्लाई करें 144, ये बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है। नेक्स्ट इसको भी करके देख लें, ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। जब आपने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है तो आपको दो क्वांटिटीज दी जाएंगी, बाकी नहीं दी जाएंगी, तो 12 और 3। तो मीन आप दोनों साइडों पर मीन वैल्यूज लिख लें, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 दैट इज इक्वल टू 36। तो एक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपका सॉल्व हो गया ये वाला। नेक्स्ट है 515 और एक्स आपके पास दिए गए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आप इसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाएंगे, 515 एक्स है तो आप इसे लिखेंगे 5/15 प्रोपोर्शन 15 रेशियो एक्स। अब ये कंटिन्यूड बन गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, तो 5x इज इक्वल टू 225, क्योंकि हमने 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 5 को उधर जाके आप डिवाइड कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45। सो 45 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इसका मीन प्रोपोर्शनल मालूम आपने करना है। फिर एक अच्छा सवाल है, इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पहली और दो वैल्यूज दी गई हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, तो आप करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको एक्स यहाँ पे भी पुट करना है, यहां भी पुट करना है, और यहां पे लिखना है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब इससे आगे आपको अलजेब्रा आना बहुत जरूरी है कि जब अगर आपको अलजेब्रा आता होगा तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो ये a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी हो जाएगा, और ये आगे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा a माइनस बी के साथ, और a प्लस बी का स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। सेम वे में आपने इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, और इनको सॉल्व करने के लिए आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉइंट वेरिएशन। अगर आप एक क्वांटिटी का एक की बजाय दो दो क्वांटिटीज के साथ रिलेशन चेक करें उसे जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। फिर उसमें आप देखते जाते हैं कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दोनों ही बढ़ रही हैं, या कोई दोनों ही कम हो रही हैं, या एक बढ़ रही है एक कम हो रही है, तो आसानी से हम कर लेते हैं। लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर आपके पास फार्मूला है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ बी एच, तो हाफ का तो हमें पता है कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। इसी तरह आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो ये आपके पास अगेन जॉइंट वेरिएशन की एक वो टाइप है जिसमें दोनों ही बढ़ रही हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर y वेरी करता है जॉइंटली x और z दोनों के साथ, और y की वैल्यू जो है वो 12 है, x की 9 है और z की 3 है, तो फाइंड करें z को जब y और x जो है ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। तो हम इनको वेरी करवाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हम कहते हैं कि y x और z के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, y इज इक्वल टू k x z, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज पुट करनी है। y की वैल्यू हमारे पास है 12, x की 9, z की 3, 12 x की 9 z की 3। अब ये 3 को इधर लाके डिवाइड करें 4 आ जाता है, और 9 को इधर लाके डिवाइड करें, k विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9। आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब आपने इसी इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास z का आंसर इसी में से निकल आएगा। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आगे वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जो अगर आपने पीछे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट इसी की सारी एक्सरसाइज है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम उन पर अपना टाइम नहीं लगाते। आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस अगर एक दफा आ जाते हैं तो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करें और फिर अगले क्वेश्चंस पे चले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोर्शन है के मेथड वाला। के मेथड क्या है, आपके पास 4 वैल्यूज हैं ए बी सी डी, और उनमें रिलेशन है ए रेशो बी, तो हम उसे ए डिवाइडेड बाय बी लिखते हैं, सी रेशो डी तो उसे सी डिवाइडेड बाय डी। तो इनको हम के कांस्टेंट के अगेंस्ट मान लें तो इसे के मेथड कहते हैं। तो ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू के है, और सी डिवाइडेड बाय डी भी इज इक्वल टू के है। तो अब इसका फायदा ये होता है कि आप एक से दूसरी कोई वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ए विल बी इक्वल टू बी के एंड सी विल बी इक्वल टू डी के, तो इसको हम कहते हैं के मेथड। अब यहां पर हम इसकी कुछ चीजें देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 रेशियोज हैं, तीनों को हम के अगेंस्ट मान लेते हैं, तो कहते हैं कि ये इक्वल होगी
ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाय बी प्लस डी प्लस एफ। और इनके साथ आप कोएफिशिएंट्स कोई भी जनरल लगा दें, जिस तरह यहाँ पे ऊपर यूज किए गए एल एम एन और नीचे भी यूज किए गए एल एम और एन। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के पुट करेंगे। जब हम ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट इसी तरह रह जाएगा। इसमें के कांस्टेंट ले लें तो हमारे पास के राइट आंसर आ जाता है। आपने सिंपली इसको एक दफा करना है और ये आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल करता हूं, आपको बेहतर आइडिया होगा। प्रूव करना है हमने कि ये आपस में बराबर है, तो a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। तो आप a, c और e की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दें। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे ये कुछ इस तरह की निकलेंगी। a प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस ई की जगह आ जाएगा बी के प्लस डी के प्लस एफ के कांस्टेंट है इसके अंदर, कॉमन ले लें, बाकी जो है बी एफ और डी वो ऊपर आ जाएगा कॉमन, वही सेम नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ रहा है, के। तो इस तरीके से हम के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जितने भी क्वेश्चन है वो के मेथड के ही हैं, तो हम उन पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ये भी सारे उसी से रेलेवेंट मेथडोलॉजी के क्वेश्चन है। एक आध कोई मुश्किल क्वेश्चन देके कर लेते हैं, जिस तरह के हमने इसको प्रूव करना है। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ई स्क्वायर की जगह आप बी के डी के और एफ के लिखेंगे। तो जब आप वो लिखेंगे तो वो स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे और साथ आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर। ये अब होगा ये कि आपने क्या किया है, आपने इस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर की जगह लिखा बी के का स्क्वायर तो आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह लिखा डी के का स्क्वायर तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ई स्क्वायर की जगह एफ के का स्क्वायर तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर। और नीचे आपके पास ऑलरेडी है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब ऊपर के स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो ऊपर के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बाकी बचता है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो और आपके पास इसके अंदर जस्ट के का स्क्वायर रह जाएगा और उसका आंसर आपके पास के आ जाएगा। तो इस वे में हम इनको प्रूव करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सारे क्वेश्चन इसी से रेलेवेंट है, तो हम उनको नहीं करते। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक स्टोन ड्रॉप करते हैं एक पहाड़ी से, हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहां से आपको आइडिया होगा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपके लाइफ में, डेली लाइफ में कहां पर काम आता है। तो कहते हैं कि द डिस्टेंस इट फॉल्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ फॉल। डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के साथ, टाइम के साथ नहीं, स्क्वायर ऑफ द टाइम के साथ, कि टाइम का आपने स्क्वायर में लेनी है वैल्यू जो भी लेनी है। तो कहते हैं स्टोन फॉल करता है 19.6 मीटर, कितनी देर के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो हम कहते हैं के टी स्क्वायर, और टी की जगह हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमें हमारे पास यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी 19.6 डिवाइडेड बाय 4 और उसका हमारे पास आंसर आ जाता है 4.9। कहते हैं बताएं 3 सेकंड के बाद ये पत्थर कहां पे होगा। तो d इज इक्वल टू के टी स्क्वायर 3 सेकंड के बाद। तो आपने d मालूम करना है, k की वैल्यू आपके पास आ रही है 4.9 और t 3 का स्क्वायर आप लेंगे। जब आप ये पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 44.1। तो 44.1 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो इस तरीके से आप ये रिलेशन मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ एन इमेज y ऑन अ स्क्रीन वेरीज डायरेक्टली एज ए डिस्टेंस x ऑफ द प्रोजेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन। आपने अक्सर देखा होगा कि हम प्रोजेक्टर लगाते हैं, सामने हमारे पास स्क्रीन होती है, हम प्रोजेक्टर जितना करीब लगाते हैं स्क्रीन पर हाइट उतनी बढ़नी शुरू हो जाती है इमेज की, और जितना पीछे जाते हैं हाइट उतनी कम होनी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं अगर हाइट 20 सेंटीमीटर हो तो जो डिस्टेंस होगा प्रोजेक्टर का स्क्रीन से वो 100 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पे हाइट के लिए h ले लेते हैं, हम कहते हैं h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि आप जितना करीब लाते हैं उतनी हाइट बढ़ती है। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h कर सकते हैं, तो ये आपके पास दोनों तरह से लिखा जा सकता है। और d इज इक्वल टू के एच, तो यहां से आप k की वैल्यू पहले तो फाइंड आउट करें। तो आप ये yx का भी यूज कर सकते हैं, dh का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास k की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू से आप आगे फर्दर इसको मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मास ऑफ सैंड। हमारे पास जो रेत है उसका मास टू सीमेंट इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंक्रीट इज 4.8 to 2 रेशियो। इफ 6 kg of sand are used, how much cement is needed?
देखें यहां पर आपके पास जो पहले है वो है 4.8:2, ये है सैंड और सीमेंट। नेक्स्ट आपको सैंड दे दी गई है 6, तो आपने सीमेंट मालूम करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, तो 4.8x विल बी इक्वल टू 12, और 4.8 को उधर ले जाके 12 से आप अगर डिवाइड कर दें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.5। तो ये क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से करते जाना है। 3.5 एक्सरसाइज इसी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। उसमें पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट रिलेशन बताना है ए और बी का, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। देखते हैं ये कहां पे लिखा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ए इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी आपके पास नहीं आएगा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एम और एन आपस में इनवर्स हैं, तो अगर हम इन्हें कांस्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n। तो ढूंढते हैं क्या ये यहां कहीं पे लिखा है, नहीं ये नहीं लिखा हुआ। हम कर लेते हैं n को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, mn इज इक्वल टू k, ये हमारे पास लिखा हुआ और ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एटम दैट डज नॉट हैव द सेम रेशियो एज द अदर थ्री। इसमें क्या रेशियो 30 और 45 में 2:3 की, 4:6 में भी 2:3 की है, ये भी 2:3 है, ये 3:2 है, तो जो उलट है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d देन बाय अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अल्टरनेटो प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दरमियान वाली वैल्यूज को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो दरमियान वाली ये आपके पास इस तरीके से है, ठीक है, c/d, हम इनको आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो a/c प्रोपोर्शन b/d, तो ये आपके पास हो जाएगा a डिवाइडेड बाय c विच इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय d। तो कहीं पर ये लिखा है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यहां पर आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 9 को x से करें, तो हम करते हैं 9x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 7, और 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, 9 3 जार 27, 3 7 जार 21, 21 कहीं पे लिखा है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें x और y का, मीन नहीं कहा, थर्ड कहा है, तो x रेशो y प्रोपोर्शन y रेशो, अननोन जो है उसके लिए हम यहाँ पे a यूज कर लेते हैं। चलें, तो हमारे पास आ जाएगा ax इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो हम अब हमने देखना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल a है, हमारे पास a है, तो x को भी दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर देते हैं, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ x रेशो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो फिर x का और z का आपस में क्या रिलेशनशिप है। देखें x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y और y का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z, तो अब आप यहां पर पुट करें y का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है z, तो आप उसको रिवर्स में ले गए तो ये आपके पास फ्रैक्शन ऊपर आ जाएगी, तो x इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, तो आप इसे इस तरीके से करेंगे। अच्छा, कोई और आसान तरीके से भी करके देखना है, इससे भी आसान तरीका तो बिल्कुल है हमारे पास, हम कहते हैं x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय y, y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय z। तो अब हम यहां से मालूम कर सकते हैं कि k इज इक्वल टू xy और यहां पे हमारे पास k इज इक्वल टू yz, दोनों केस बराबर है तो हम कह सकते हैं xy इज इक्वल टू yz। अब यहाँ पे हम इज इक्वल टू यूज कर रहे हैं, हकीकतन इनकी जगह हमें क्या करना है, प्रोपोर्शनल यूज करना है, क्योंकि ऑप्शंस में वो है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करें, यहाँ पर वो आप अप्लाई कर दें, k इलेक्ट्रिक नहीं k मेथड आप अप्लाई कर दें, और यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन इन विच x वेरीज डायरेक्टली एज y, x और y में डायरेक्ट रिलेशन है, ये इनवर्स है, ये तो एक ही साइड पर लिखे हुए हैं, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, ये भी इनवर्स ही है, ये x इज इक्वल टू एक्स वाई, इस एक्स वाई में तो इनवर्स आ रहा है, ये भी नहीं है, x और y में डायरेक्ट रिलेशन, ये आपका राइट आंसर है। और यहां पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, एक आसान तरीन चैप्टर है, आप इसकी समरी को देख लें, इसमें आप लोगों ने रेशियो को रिवाइज किया है, प्रोपोर्शन को रिवाइज किया है, और इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज आपने देखी हैं, प्रॉपर्टीज देखने के साथ साथ आपने वेरिएशन देखी है, डायरेक्ट वेरिएशन देखी है, इनवर्स वेरिएशन देखी है, जॉइंट वेरिएशंस देखी हैं, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रेलेवेंट देखें, और यहाँ पर ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट, जिसमें लास्ट पे एक मेथड के मेथड आप इसको भी एक नजर देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन तमाम कैंडिडेट्स को डेफिनेटली हेल्प करने जा रही है
जो तैयारी कर रहे हैं वन पेपर की, जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग जॉब्स की, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो या कॉलेज लेवल पर। तो इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो जैसी ही बने फौरी आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।